नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम IC 38 बुक का अध्याय 10 जीवन बीमा के प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन बीमा के प्रयोग में सबसे पहला है विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6 जीवन बीमा पॉलिसी के तहत पत्नी और बच्चों के लिए लाभ की सुरक्षा का प्रावधान करती है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6 एक न्यास का निर्माण का भी प्रावधान करती है। आगे देखते हैं। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी अधिनियम मतलब विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी कौन हो सकते हैं। तो इसमें या तो केवल सिर्फ और सिर्फ पत्नी लाभार्थी हो सकती है, सिर्फ पत्नी लाभार्थी हो सकती है, या फिर एक या उससे ज़्यादा अधिक अगर बच्चे हैं किन्हीं के वो लाभार्थी हो सकते हैं, और या फिर पत्नी और बच्चे दोनों संयुक्त रूप से लाभार्थी हो सकते हैं। अब है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी अधिनियम के तहत पॉलिसी की विशेषताएं। इनकी विशेषता क्या है? प्रत्येक पॉलिसी में एक अलग न्यास बनी रहेगी। पत्नी या बच्चे 18 वर्ष से अधिक उम्र का एक न्यासी हो सकता है। न्यासी को अगर समझाया तो ये ट्रस्टी होता है। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी पॉलिसी ले रहा है तो उस पर एक ट्रस्टी पत्नी या फिर उनसे 18 वर्ष की उम्र के जो भी बच्चे हैं वो होंगे, उनका एक ट्रस्ट अलग से बना रहेगा। इसका दूसरा विशेषता है पॉलिसी अदालत कुर्की लेनदारों यहाँ तक कि बीमित जीवन के नियंत्रण के बाहर होगी। मतलब कि अगर किसी को न्यासी बनाया गया है पत्नी या फिर बच्चे को मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी अधिनियम के तहत, तो अगर अदालत कुर्की होती है या फिर उनकी कहीं लेनदारी बाकी है, यहाँ तक कि ये जिसने खुद का बीमा लिया है उसके भी नियंत्रण से बाहर होती है अगर इसमें पत्नी या फिर बच्चों को ट्रस्टी बनाया गया है, मतलब न्यासी बनाया गया है। अगला है दावा राशि का भुगतान न्यासियों को किया जाएगा। जो भी ट्रस्टी हैं उन्हीं को दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। पॉलिसी का समर्पण नहीं किया जा सकता है और न ही नामांकन या समुदेशन की अनुमति है। इन पॉलिसियों को सरेंडर भी नहीं किया जा सकता है और इनको न तो इसमें नामांकन या नॉमिनेशन चेंज करने का भी कोई प्रावधान नहीं है और न ही इन पॉलिसियों को किसी को असाइन किया जा सकता है, समुदेशन जिसे कहते हैं हिंदी में, उसकी भी अनुमति नहीं है। और पांचवा पॉइंट है अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत लाभों को प्राप्त और प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रशासक नियुक्त नहीं करता है तो पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि उस राज्य के सरकारी न्यासी को देय होती है जिसमें बीमा कराने वाले कार्यालय स्थित हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी धारक जिसने पॉलिसी ली है उसने कोई एक इसका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं किया है, मतलब कि कोई किन्हीं को ट्रस्टी नहीं बनाया है, तो उस केस में पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि उस सरकार के सरकारी न्यासी मतलब जो गवर्नमेंट ट्रस्टी होते हैं उनको दी जाती है जिस राज्य में बीमा करने वाला कार्यालय स्थित है, मतलब जहाँ पे बीमा का ऑफिस स्थित है। अब मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी अधिनियम के क्या लाभ हैं? न्यास का गठन एक अपरिवर्तनीय गैर संशोधन योग्य न्यास विलेख के तहत किया गया है और इसमें एक या एक से अधिक बीमा पॉलिसियां हो सकती है। जीवन बीमा पॉलिसी के तहत लाभ के नाते न्यास की संपत्ति के प्रबंध के लिए एक न्यासी नियुक्त करना महत्वपूर्ण है। चूँकि अगर आप बीमा पॉलिसी करवा रहे हैं तो उसमें एक आपको ट्रस्टी नियुक्त करना पड़ेगा। बीमा पॉलिसियाँ रखने के लिए एक न्यास बनाकर पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत बीमित जीवन की मृत्यु होने पर अपने अधिकारों का त्याग करता है। न्यासी बीमा की आय का निवेश करता है और एक से अधिक लाभार्थियों के लिए न्यास का प्रबंध करता है। जहां पत्नी और बच्चों के लिए लाभ के लिए न्यास बनाना एक प्रथा है, लाभार्थी किसी अन्य कानूनी व्यक्ति को हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से या तो माता पिता भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। न्यास बनाने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थी नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसी से प्राप्त राशि बुद्धिमानी से निवेश किया जाए तथा यह भावी लेनदारों से भी लाभों को संरक्षित करता है। अब आगे है प्रमुख व्यक्ति बीमा। इसको इंग्लिश में की मैन इंश्योरेंस कहा जाता है। इसका परिभाषा देखते हैं। प्रमुख व्यक्ति बीमा की व्याख्या एक व्यवसाय द्वारा व्यवसाय के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु या अक्षमता के वृद्धि से उत्पन्न होने वाले वित्तीय नुकसानों की क्षतिपूर्ति के लिए ली जाने वाली बीमा पॉलिसी के रूप में की जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रमुख व्यक्ति बीमा या फिर की मैन इंश्योरेंस एक ऐसी जीवन बीमा है जिसका व्यावसायिक सुरक्षा प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है और उसमें कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्मचारी है जिस पे कि उस कंपनी का पूरा व्यवसाय निर्भर करता है, तो उस केस में अगर वो
कर्मचारी, उस कंपनी के कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या फिर वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकता है अपना काम, तो उस केस में कंपनी को लॉस होगा। तो उस केस में कंपनी उस व्यक्ति का इंश्योरेंस कराती है। इसे प्रमुख व्यक्ति बीमा या फिर की मैन इंश्योरेंस कहते हैं। और इसमें होने वाले क्षति की भरपाई की मैन इंश्योरेंस करने वाले बीमा करता यानी कि बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। इस प्रकार कंपनियां अपने घाटे से बच। ये जो की मैन इंश्योरेंस होता है, मतलब कि प्रमुख व्यक्ति बीमा, एक मियादी बीमा पॉलिसी, एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, जहां बीमा राशि को प्रमुख व्यक्ति की उसकी आय के बजाय बीमा कंपनी की लाभप्रदता से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बीमा कंपनी के प्रॉफिट से जुड़ा हुआ रहता है। प्रीमियम का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है, यह कर योग्य होता है और की मैन इंश्योरेंस पे टैक्स लगता है। अगर आप नॉर्मली अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन की मैन इंश्योरेंस के प्रीमियम पे टैक्स लगता है, क्योंकि संपूर्ण प्रीमियम को व्यवसाय के व्यय के रूप में देखा जाता है। अगर प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को लाभ का भुगतान किया जाता है। व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों के विपरीत प्रमुख व्यक्ति बीमा में मृत्यु लाभ पर आय के रूप में कर लगता है। इसमें जो अगर नॉर्मल पॉलिसी कोई लेता है तो उसमें जो भी मृत्यु लाभ मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन की मैन इंश्योरेंस में लगता है। बीमा कंपनी बीमा राशि का आकलन करने के क्रम में व्यवसाय के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और दाखिल किए गए आईटी रिटर्न को देखेगी। अब आगे है प्रमुख व्यक्ति कौन हो सकता है या फिर की मैन कौन हो सकता है। प्रमुख व्यक्ति व्यवसाय से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके नुकसान के कारण व्यवसाय के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए वह व्यक्ति कंपनी का एक निदेशक मतलब मैनेजर हो सकता है, एक पार्टनर हो सकता है, एक प्रमुख विक्रय अधिकारी सेल्स ऑफिसर हो सकता है, प्रमुख प्रोजेक्ट मैनेजर या परियोजना प्रबंधक हो सकता है, या फिर कोई भी एक विशिष्ट कौशल अथवा जानकारी वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर जैसे कि मान लीजिए गूगल का एग्जांपल लें तो उनके अभी सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी। तो अगर सुंदर पिचाई जी की मृत्यु हो जाती है तो गूगल को बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ सकता है। तो इस केस में गूगल सुंदर पिचाई का की मैन इंश्योरेंस करवा सकता है। बीमा योग्य घाटा निम्नलिखित ऐसे नुकसान है जिनके लिए प्रमुख व्यक्ति बीमा क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। पहला है विस्तारित अवधि से संबंधित नुकसान, जब एक प्रमुख व्यक्ति काम करने में असमर्थ है। अस्थायी कर्मी उपलब्ध कराना आवश्यक होने पर एक प्रतिस्थापन की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए वित्त पोषण। अगर कोई भी की मैन इंश्योरेंस कराता है और वो व्यक्ति काम करने में असमर्थ है तो उसके जगह पे कोई नया आदमी उपलब्ध होता है तो उनको भर्ती और प्रशिक्षण के लिए जो भी खर्चा आएगा वो बीमा कंपनी के द्वारा भरा जाएगा। दूसरा है मुनाफे को बचाने के लिए बीमा। उदाहरण के लिए खोई हुई बिक्री से खोई हुई आय की भरपाई करना। किसी व्यावसायिक प्रोजेक्ट के विलंबन या रद्द होने से नुकसान जिसमें प्रमुख व्यक्ति शामिल था, विस्तार के अवसर को गंवाना, विशिष्ट कौशल की जानकारी का नुकसान। अगला है बंधक मुक्ति बीमा MRI। इसका फुल फॉर्म होता है मोर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। मान लीजिए कि आप कोई संपत्ति खरीदने के लिए ऋण ले रहे हैं और आपको ऋण व्यवस्था के एक भाग के रूप में बैंक द्वारा बंधक मुक्ति बीमा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। MRI क्या होता है इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यह एक ऐसी बीमा पॉलिसी है जो आवास ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह मूल रूप से एक बंधक दाता द्वारा बंधक ऋण पर शेष राशि अदायगी के लिए ली जाने वाली टर्म जीवन बीमा पॉलिसी है। अगर ऋण को पूरी तरह से चुकता करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, इसमें एक ऋण रक्षक पॉलिसी भी कहा जाता है। यह योजना बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है जिनके आश्रितों को पॉलिसी धारक के अप्रत्याशित निधन के मामले में उनके ऋण को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है। ये जो बंधक मुक्ति बीमा है, इसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसने ऋण लिया है और कंपनी को लगता है कि अगर इनकी मृत्यु हो गई बीच में बिना ऋण को चुकाए हुए तो इनका भुगतान कौन करेगा। तो उस केस में जो कंपनी है ऋण देने वाली या फिर बैंक है तो वो उनका बंधक मुक्ति बीमा MRI जो है मोर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस करवा देती है, जो कि एक टर्म इंश्योरेंस होता है। और समय के साथ इसका जो मिलने वाला कवर का राशि है ये घटता रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेता है वो समय के साथ वो लोन का अमाउंट चुकता करते रहता है, तो लोन का अमाउंट घटते रहता है। इसीलिए जो है इसमें जो बंधक मुक्ति बीमा है इसमें भी कवर का राशि भी धीरे धीरे घटता रहता है। और यह योजना जो है मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए ज़्यादा सही है जो बुजुर्ग हैं या फिर जिन्होंने आवास ऋण लिया है। बंधक मुक्ति बीमा या फिर मोर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस की विशेषताएं। यह पॉलिसी समर्पण मूल्य या परिपक्वता लाभ पर प्रभाव डालती है। इस पॉलिसी के तहत बीमा कवर मियादी बीमा पॉलिसी के विपरीत हर वर्ष कम हो जाती है,
जहां पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा कवर स्थिर रहता है। जो टर्म इंश्योरेंस है इसमें बीमा कवर स्थिर रहता है, लेकिन ये जो मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस है एमआरआई है, इसमें पॉलिसी कवर जो है घटते रहता है, क्योंकि जिस ऋण के लिए ये बीमा पॉलिसी लिया गया है उसका जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो साल दर साल भी घटता रहता है। इसीलिए के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बंधक मुक्ति बीमा के पीछे उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं, सस्ती बंधक दरों की सुरक्षा प्रदान करना, आवास ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, बंधक संपत्ति के मूल्य की रक्षा करना, चूक के मामले में बेदखली से बचना। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ये आवास के ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख व्यक्ति बीमा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत बीमा धन आमतौर पर इनमें से किससे जुड़ी होती है? ऑप्शंस है, प्रमुख व्यक्ति की आय, व्यवसाय की लाभप्रदता, व्यवसाय का इतिहास, मुद्रास्फीति सूचकांक। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। व्यवसाय की लाभप्रदता से जुड़ी होती है कीमैन इंश्योरेंस। बंधक मोचन बीमा एमआरआई को डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, बढ़ती टर्म जीवन बीमा, घटती टर्म जीवन बीमा, परिवर्ती जीवन बीमा और यूनिवर्सल जीवन बीमा। तो बंधक मोचन बीमा को में जो कवर का राशि है वो घटता रहता है, तो इसको घटती टर्म जीवन बीमा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन 2 सही होगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, इसमें से कौन से नुकसान को प्रमुख व्यक्ति या फिर कीमैन बीमा के तहत कवर किया जाता है? संपत्ति की चोरी, विस्तारित अवधि से संबंधित घाटे जब कोई प्रमुख व्यक्ति काम करने में असमर्थ होता है, सामान्य देयता, त्रुटियों और चूक के कारण होने वाला नुकसान। तो कीमैन इंश्योरेंस के कारण जब प्रमुख व्यक्ति के काम करने में असमर्थ होता है तो उस घाटे को कवर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। उसके बाद ऑप्शन 4 है, एक पॉलिसी एमडब्ल्यूपी अधिनियम के तहत ली गई है। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत लाभों को प्राप्त और प्रतिबंधित करने के लिए एक विशेष न्यासी नियुक्त नहीं करता है तो पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि डैश को देय हो जाती है। अगर एमडब्ल्यूपी में कोई भी अगर किसी को ट्रस्टी या फिर न्यासी नियुक्त नहीं किया गया है तो ये आपने पढ़ रखा है कि ये जो है सरकार के जिस राज्य में बैंक इंश्योरेंस कंपनी का शाखा है उस राज्य के जो सरकारी ट्रस्टी हैं उनको असाइन हो जाता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। राज्य के सरकारी न्यासी को, परिजन को नहीं जाता है, बीमा कंपनी को नहीं जाता है और बीमा धारक को नहीं जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, महेश ने उधार की पूंजी से एक व्यवसाय चलाया, उसके आकस्मिक निधन के बाद सभी लेनदार महेश की संपत्ति को हथियाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें से कौन सी संपत्ति लेनदार के पहुंच से परे है? महेश के नाम की संपत्ति, महेश के बैंक खाते, एमडब्ल्यूपी अधिनियम धारा 6 के तहत खरीदी गई मियादी जीवन बीमा पॉलिसी, उसके बाद महेश के स्वामित्व वाले म्यूचुअल फंड। तो इसका ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि ये जो एमडब्ल्यूपी अधिनियम के तहत जो भी पॉलिसी खरीदा गया है उसमें ट्रस्टी या पत्नी या बच्चे को बनाया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, बाकी कोई भी पार्टी उस संपत्ति पे अधिकार नहीं दिखा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सा एमडब्ल्यूपी अधिनियम के मामलों के संदर्भ में सही है? कथन 1 है, परिपक्वता दावों के चेक पॉलिसी धारक को भुगतान किए जाते हैं। कथन 2, परिपक्वता दावों के चेक न्यासियों को भुगतान किए जाते हैं। तो एमडब्ल्यूपी में जिसे ट्रस्टी बनाया जाता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट या फिर विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम में, तो जिनको ट्रस्टी बनाया जा सकता है या फिर बच्चे हों या पत्नी हो तो उन्हीं को भुगतान किया जाता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ कथन 2 ही सही होगा, परिपक्वता दावों के चेक न्यासियों को भुगतान किए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 सही होगा, कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प एमडब्ल्यूपी अधिनियम के मामलों के संदर्भ में सही है? कथन 1 है, मृत्यु दावों का निपटारा नामित के पक्ष में किया जाता है। कथन 2 है, मृत्यु दावों का निपटारा न्यासियों के पक्ष में किया जाता है। तो एमडब्ल्यूपी में सारा चीज़ न्यासियों के ही पक्ष में किया जाता है। जो ट्रस्टी हैं जो या तो पत्नी हो सकती है या फिर बच्चे हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन भी 2 ही सही होगा, मृत्यु दावों का निपटारा न्यासियों के पक्ष में किया जाता है। कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, अजय अपने कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है, इसमें से कौन सा बीमा प्रीमियम को कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में कटौती योग्य नहीं माना जा रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान के कटौती के रूप में नहीं माना जाएगा। विकल्प 1 है, कर्मचारी को दे लाभ के साथ स्वास्थ्य बीमा, और विकल्प 2 है, अजय को दे लाभ के साथ प्रमुख व्यक्ति कीमैन बीमा। तो अगर कर्मचारी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है, मान लीजिए अगर वो बीमार पड़ जाता है तो स्वास्थ्य बीमा से वो कंपनी को भुगतान नहीं होगा, वो कर्मचारी को भुगतान होगा। लेकिन कीमैन इंश्योरेंस से
उस कर्मचारी को भुगतान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को भुगतान होगा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। केवल एक है कि कौन सा बीमा प्रीमियम को कर्मचारी को क्षति भुगतान के रूप में कटौती योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये कीमैन इंश्योरेंस कर्मचारी के लिए नहीं होता है, कीमैन इंश्योरेंस उस कंपनी के लिए होता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ऋणकर्ताओं से ब्याज वसूल करने की प्रथा जो अपनी संपत्ति जमानत के रूप में गिरवी रखते हैं लेकिन संपत्ति का अधिकार उनके पास छोड़ देते हैं, डैश कहलाती है। मतलब ये बंधक कहलाती है। अगर आप ऋण के लिए कोई भी संपत्ति किसी के पास गिरवी रखते हैं तो इसको बंधक बनाना कहते हैं। ये ऑप्शन 2 सही होगा इसका, बंधक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पॉलिसी आवास ऋण लेने वालों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है? ऑप्शन है जीवन बीमा, अपंगता बीमा, बंधक मुक्ति बीमा, साधारण बीमा। तो आवास ऋण लेने वालों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है बंधक बीमा, बंधक मुक्ति बीमा। तो ऑप्शन 3 सही होगा।